नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार गौतम और हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। वहीं बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जो होंगी आपके काम की। बताएंगे प्रदेश सरकार के उन विकास कार्यों के बारे में जिनका फायदा सीधे आपको हो रहा है। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को श्री विश्वकर्मा दिवस पर राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। उन्होंने श्री विश्वकर्मा को कुशल कारीगरों और श्रमिकों का प्रेरणादायी देवता बताया। उन्होंने कहा कि वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में श्री विश्वकर्मा को प्रमुख माना गया है। विष्णु पुराण के पहले अंश में श्री विश्वकर्मा को देवताओं का वर्धकी और शिल्पावतार माना गया है। यही मान्यता अनेक पुराणों में भी आई है और शिल्प के अन्य ग्रंथों में उन्हें सृजनकर्ता भी कहा गया है। उन्होंने कहा कि आज हमें श्री विश्वकर्मा की सृजन एवं कौशल कला को विकसित करने की नितांत आवश्यकता है। गांव स्तर पर छोटे कुटीर उद्योग स्थापित कर युवा पीढ़ी में कौशलता की शिक्षा और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना होगा। आज देश में 94% श्रम शक्ति अकुशल है। हमें कौशलता पर बल देकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके रुचिकर कार्यों में कुशल बनाना होगा। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता से जनता टीवी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होने से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र और हरियाणा सरकार ने पेट्रोल डीजल के रेट 10 से 12 रुपए प्रति लीटर कम किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई और महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम पर एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, जिसके बाद जो उपभोक्ता है उनको एक बड़ी राहत मिली है। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल में वैट को कम करके बड़ी राहत उपभोक्ताओं को दी है। इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब होगा, ऐसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता हैं। सर, सबसे पहले दीपावली का त्यौहार था, किस तरीके से जो वो त्यौहार रहा? हालांकि एक घटना भी पंचकुला में हुई जो आगजनी घटना थी, एक शोरूम में आग लगी, आप गए थे। किस तरह से आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके जिले में दिवाली का त्यौहार रहा सर, और ये क्या घटना थी? देखिए पवन जी, दीपावली बहुत ही अच्छे ढंग से अब की बार मैं ये भी कह सकता हूँ कि बहुत कम जो है वो पटाखों का इस्तेमाल पंचकूला क्षेत्र में विशेष तौर पर रहा। पंचकूला एक पढ़ा लिखा क्षेत्र होने के कारण यहाँ लोगों ने इस बात को समझा कि पटाखे जो हैं वो पॉल्यूशन को ज़्यादा बढ़ाते हैं, इसलिए पटाखों का बहुत कम इस्तेमाल किया गया। लेकिन एक दो घटनाएं मैं समझता हूं कि जो बहुत गंभीर घटनाएं, एक जो फर्नीचर के शोरूम में आग लगी और दूसरा आज ही सेक्टर 11 के जो बड़े शोरूम हैं उनमें एक गिफ्ट शॉप है, वो जल करके पूरी तरह से तबाह हो गई। और मैं समझता हूं कि कोई भी व्यापारी दीपावली के अवसर पर विशेष तौर पर जो गिफ्ट बेचते शॉप हैं, गिफ्ट बेचने वाले लोग हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में स्टॉक करके वहाँ रखते हैं। इस प्रकार की घटना से व्यापारी का बहुत बड़ा मनोबल टूट जाता है और एक आर्थिक नुकसान जिसको वो कई सालों तक भरपाई नहीं कर पा सकता, ऐसा नुकसान, ऐसा दोनों जो इंसिडेंट हुए हैं उनके अंदर हुआ है। और मैं समझता हूँ कि मैं अभी गया था, वहाँ जाकर के मैंने देखा कि पूरी तरह से दुकान जो है वो जल करके खाक हो चुकी है। तो थोड़ा सा मरहम लगाने का प्रयास मैंने किया है कि अपने जो हमारा स्वच्छ अच्छे कोष है, डिस्क्रिशनरी फंड है, उसमें से 5 लाख रुपया उस दुकानदार को, ताकि फिर से दोबारा वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसकी कुछ सहायता के रूप में मैंने अनाउंस किया है। और मैं समझता हूँ कि आज जिस प्रकार से उसकी ये घटना हुई है, बहुत ही दर्दनाक घटना देखने को मिली है। स्पीकर साहब, दिवाली के मौके पर एक तोहफा भी केंद्र सरकार ने दिया और उस केंद्र सरकार के तोहफे के बाद हरियाणा सरकार ने भी जो वैट है वो पेट्रोल डीजल पर कम किया, जिसके बाद उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। आप सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं? केंद्र सरकार की राहत, उसके बाद उसके ऊपर हरियाणा सरकार का फैसला।
देखिए, जिस प्रकार से कई दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के रेट के अंदर वृद्धि हो रही थी, कभी 20 पैसे, कभी 50 पैसे, इस प्रकार से कई बार जो है पेट्रोल और डीजल में वृद्धि देखने को मिली। लेकिन केंद्र सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए और हरियाणा सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया और एक बड़ी भारी राहत जो पेट्रोल के रेट में और डीजल के रेट में लगभग 10-12 रुपये जो है पर लीटर की रियायत जो है या रेट जो है वो कम किए गए हैं। ये काफ़ी बड़ी रियायत है। मैं समझता हूँ कि इससे जो आम उपभोक्ता है उसको राहत होगी। सर, इसके साथ साथ हम बात करें हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर। हाल ही में कैबिनेट की बैठक हुई थी, चर्चाएं थी कि शीतकालीन सत्र सरकार बुला सकती है, लेकिन फिलहाल फैसला नहीं हुआ है। लेकिन हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र क्या होगा और आप कितने तैयार हैं? देखिए, हरियाणा सरकार चाहेगी तो हम पूरी तरह से शीतकालीन सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं और इसके साथ साथ एक विशेष सत्र भी हम बुलाने की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें हमने देश के माने भारत के जो अपने उपराष्ट्रपति हैं आदरणीय श्री एम वेंकैया नायडू जी, उनसे निवेदन किया है कि इस विशेष सत्र को वो संबोधित करें, उसका इनाग्रेशन करें। उनसे जैसे ही हमें तारीख मिल जाती है हम एक विशेष सत्र का आयोजन वो करेंगे और वो विशेष विषयों को लेकर के होगा, उसमें कोई विधायी कार्य नहीं होगा। और विषय जो दो हमने रखे हैं उसमें पहला विषय एक लोकतंत्र में विधायक और विधायिका इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, दूसरा लोकतंत्र में जो जनता का खून पसीने की कमाई जो टैक्सों के द्वारा पैसा आता है उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए और उसकी जवाबदेही कैसे तय की जाए। मैं समझता हूँ कि ये दो विषयों को लेकर के हमने ये विशेष सत्र बुलाने की तैयारी की है और जो ही हमें आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से समय मिल जाएगा हम विशेष सत्र का आयोजन हम देश की आज़ादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मनाने के लिए इस विशेष सत्र का आयोजन कर रहे हैं। तो सर, ये आप हाल ही में दिल्ली गए थे, आपने वेंकैया नायडू जी से मुलाकात करी थी, उनका समय मांगा था और उसके बाद जो वो करीब हफ्ता भर का समय बीत भी चुका है, तो कब तक उम्मीद करें कि ये समय कब तक मिल सकता है और ये अगर विशेष सत्र रहता है तो ये कब तक हो सकता है सर? प्रस्तावित कब तक इसकी तैयारी है आपकी? देखिए, जैसा मेरी चर्चा आदरणीय वेंकैया नायडू जी से हुई थी, उन्होंने कहा, हमने जो कहा था कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में ये हम विशेष सत्र करना चाहते हैं और मुझे पूरी आशा है कि 2-3 दिन के अंदर उनकी तरफ से कोई ना कोई हमें जो डेट है वो मिल जाएगी और उसी के मुताबिक हम इस सत्र का आयोजन करेंगे। तो शीतकालीन जो सत्र आप बुलाने की तैयारी कर रहे हैं या आपकी तैयारी है, सरकार को फैसला लेना है उसको लेकर, तो वो शीतकालीन सत्र और विशेष सत्र दोनों बैक टू बैक रह सकते हैं क्या? हालांकि उसमें विधायी कार्य नहीं होने हैं विशेष सत्र में, लेकिन उसके बाद बैक टू बैक शीतकालीन सत्र हो जाए और 2 दिन का पहले आपका जो है वो विशेष सत्र हो जाए, ऐसी भी तैयारी कर सकते हैं सर? ऐसी संभावना है क्योंकि सरकार जो शीतकालीन सत्र जो है वो कब बुलाना चाहती है वैसे तो वो सरकार ने तय करना है, लेकिन ऐसी संभावना है कि पहले विशेष सत्र हो जाए और उसके तुरंत पश्चात 1 या 2 दिन का गैप डाल करके भी हम जो शीतकालीन सत्र है उसका आयोजन कर सकते हैं। सर, अभी हाल ही में एक इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ, उसके नतीजे 2 नवंबर को आ चुके हैं। इंडियन नेशनल लोकदल से वहां पर अभय सिंह चौटाला पुनः विधायक चुने गए हैं। क्या प्रक्रिया रहती है सर? अब वो सदस्य बने हैं तो उनको पद एवं गोपनीयता की शपथ या फिर उनका क्या जिम्मेदारी रहेगी सर आपके विधानसभा के अध्यक्ष के नाते? देखिए, वैसे तो जो भी सदस्य विधानसभा के लिए चुना जाता है उसको शपथ दिलाने का कार्य आदरणीय राज्यपाल महोदय करते हैं, लेकिन राज्यपाल महोदय अपनी जो शक्तियां हैं, जो अपनी राइट्स हैं, वो विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं और इस केस में भी उन्होंने लिख करके भेजा है कि जो भी सदस्य विधानसभा के अंदर चुना चाहे इस इलाहाबाद विधानसभा से, उसकी शपथ दिलाने का जिम्मा जो है वो मुझे दिया गया है। और जो ही श्री अभय सिंह चौटाला जी जो इलाहाबाद से जीत करके
घोषणा हुई है। जो ही वो आएंगे हम उनको शपथ दिला देंगे। यानी उनकी तरफ से जैसे ही आपको विधानसभा आकर शपथ लेने का या अपनी जिम्मेदारी संभालने का जैसे ही समाचार मैसेज जो मिलेगा उसके आधार पे आप आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी वो जाना चाहेंगे हम उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको शपथ तुरंत हम दिला देंगे। जी, बहुत सुख से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता हैं, जो कह रहे हैं कि दिवाली के त्योहार के मौके पर पंचकुला में 2 जगह पर आगजनी की घटनाएं हुई है। एक फर्नीचर शोरूम में और एक गिफ्ट गैलरी में आगजनी की घटना सामने आई है, जिसमें जो गिफ्ट शॉप है वहां पर स्वैच्छिक कोष से जो व्यापारी है, जो दुकानदार है, उनको राहत के तौर पर 5 लाख रुपए देने की घोषणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने की है। इसके साथ साथ हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र जब भी सरकार बुलाएगी उसको लेकर विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र सरकार का फैसला और उसके बाद हरियाणा सरकार ने जो वैट कम किया है उससे निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत मिली है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंवर, जनता टीवी, चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं, जहां लोहारू के गांव बड़वा में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ से सीधा प्रसारण देखा, जिसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जब कोरोना काल में संकट था तब देश में सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन किसानों ने खेती कर देश के खाद्यान्न भंडार भर दिए और हमने अनाज को एक्सपोर्ट भी किया। देश को आगे बढ़ाने के लिए, अर्थव्यवस्था को बचाने में अगर कोई सबसे ज्यादा योगदान है तो वो किसानों का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि अढ़ाड़ियों में हर घर में पीने का पानी पहुंचाया जाएगा। वहीं रोजगार पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जो बचा पड़ेगा उसे नौकरी मिलेगी, क्योंकि अब पर्ची और खर्ची हरियाणा में नहीं चलती। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि देश का हर नागरिक तरक्की करे। देश के गणमान्य महापुरुष इस संकट के टाइम में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो कृषक का, किसान का है। और सारे काम बंद हो गए थे, लेकिन किसान ने अपना हर दिन छोड़ा और खेती कर करके देश के खाद्यान्न भंडार भर दिए। पहले आज तक जितना अनाज पैदा हुआ इतिहास में, उससे ज्यादा कोरोना वाले साल में अनाज पैदा हुआ और हमने एक्सपोर्ट भी किया, दुनिया के लिए पेट भरे। और आज हमारा सारी दुनिया को भरोसा हो गया है कि देश आगे बढ़ेगा। सारा दुनिया, मानवता को ये भरोसा हो गया है कि प्रकृति के बारे में कोई चिंता करता है तो भारत करता है। और धीरे धीरे भारत की ताकत को सारी दुनिया मानने लग गई। और इसी तरह से हम अपने पूर्वजों का, हमारे धर्मस्थलों का, हमारे जो जितने भी सनातन परंपरा है, सनातन धर्म है, उस पर हमें फख्र होना चाहिए। और भाई मैं तो अपनी बात नहीं कहता, मुझे पता है यहाँ क्या क्या जरूरत है। बड़वा की समस्याओं का पता है, घोषणा करने की जरूरत नहीं है, होता जाएगा, देखते जाओ। एक एक ढाणी में बिजली दूंगा, एक एक ढाणी में पीने का पानी दूंगा, ये मेरा वचन था। बड़वा की ढाणियां रह रही हैं, गांव में ठीक हो गया, सारा सीवरेज बिछवाऊंगा, पीने का पानी की समस्या दूर करूंगा, नहर का पानी बढ़वाऊंगा। और भाई रोजगार के बारे में हमने कह रखा है, पढ़ेगा वो लगेगा। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिवानी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश के लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा दिवस हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए और हमारा प्रदेश सदा सुख, समृद्धि और विकास से समृद्ध रहे। वहीं इस मौके पर विश्वकर्मा मंदिर में हवन यज्ञ का आयोजन भी किया गया, जहां एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सिवानी ब्लॉक के कई गांवों का दौरा किया और लोगों का हालचाल जाना। राष्ट्रभगत आदमी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित। हर आदमी अपने परिवार में रहना चाहता है और जब राजनीति में आ जाता है आदमी, तो मेरा परिवार जो है ये लोहारू हल्के की जनता है, लाखों जो जनता है। और इस मौके पर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनके बीच में आया, दिवाली की शुभकामनाएं दी, भगवान विश्वकर्मा की पूजा की। बड़वा गांव में हमारे जो आदि शंकराचार्य के मूर्ति की स्थापना वहाँ केदारनाथ जी में की। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी का भाषण सुना, लोगों से मिले और मैं भगवान से कामना करता हूँ
कि संकट से जिस तरह से देश ने एक होके मुकाबला करके हमने कोविड-19 बीमारी का मुकाबला करके देश को आगे बढ़ाया है, आने वाला वक्त जो है भारतवर्ष का है और सिवानी का विकास होगा, लोहारू का विकास होगा। यहाँ लोग जो है, मुझे ये पूरा भरोसा है कि सबको कानून सम्मत हक बिना मांगे मिलेगा, सब समृद्ध होंगे, शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, कारोबार अच्छा मिलेगा, लोग समृद्ध हों। भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं सबको नमन करता हूँ कि इतने प्यार मेरे को दिया है, इस जनता ने आशीर्वाद दिया है, इनकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। वहीं हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह पिहोवा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े, जिसके बाद अरुणाय मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और शांति की कामना की। इस दौरान खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि संत हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाते हैं। संतों के सानिध्य से मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। संत हमेशा समाज का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए संतों का अनुसरण और सम्मान करके मन को शांति और आध्यात्मिकता को बोध होता है। वहीं खेल राज्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। जिनका पूजन किया करते हैं उन्हीं अद्वितीय कल्याण का। माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए, वहाँ पर कई नई चीज़ों का शिलान्यास किया, कई चीज़ें वहाँ बनी हैं। 2013 से पहले वहाँ पर काफ़ी ऐसी हालत थी कि जो श्रद्धालु थे जब जाते थे कई दिक्कतें आती थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भाषण में भी काफ़ी डिटेल में बताया और उन्होंने श्री शंकराचार्य जी की जिसको हम जगत गुरु कहते हैं, उनकी एक स्थापना, मूर्ति की स्थापना की है और उनका भव्य रूप पर वहाँ पर जो केदारनाथ जी के यहाँ काफ़ी चीज़ें, जो चाहे रास्ता देखें, चाहे हाल देखें, जो श्रद्धालु जाते हैं उनकी रहने की व्यवस्था के लिए कई चीज़ों का नया शिलान्यास भी किया। कई रास्ते भी पुराने जो थे उनको बनाया भी गया है, उनको कंप्लीट भी हुआ है। वहीं फरीदाबाद से बीजेपी विधायक नरेंद्र गुप्ता सेक्टर 18 पहुंचे, जहां उन्होंने सभी स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर गोवर्धन पूजा की। वहीं उनके साथ कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को गोवर्धन पर्व की हार्दिक बधाई दी। ये बड़े खुशी का मौका है, आज पूरे देश में गोवर्धन महाराज की पूजा होती है और आपको सबको पता है कि हमारे दुखहर्ता गोवर्धन महाराज हैं और एक सामूहिक पूजा में अलग ही आनंद आता है। सेक्टर 18 में मैं आया हूँ, 18A में सभी यहाँ के रेजिडेंट्स के साथ और उनके परिवार के साथ पूजा करने का मौका मिला। मैं सेक्टर 18 के जो RW के लोग हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मुझे मौका दिया और निश्चित ही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि सब दुखों को हरण करके एक सुख शांति का माहौल पूरे देश में मिलेगा और फरीदाबाद में। अब धीरे धीरे हमें एहतियात तो बरतनी चाहिए, तो निश्चित ही माननीय मोदी जी के जो उन्होंने विजन रखा था कि 100% वैक्सीनेशन का, 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीनेशन लगने के बाद जनता में भी और सभी में उम्मीद है कि कोई तीसरी लहर नहीं आएगी और देख रहे हैं, पर प्रिकॉशन तो हमें लेनी चाहिए। तो कई बार गलतियाँ हम कर लेते हैं। स्वास्थ्य लाभ की कामना मांगी है और एक हमारे फरीदाबाद में तो प्रदूषण ज़्यादा है, तो आज इस मौके पर मैं सभी से ही प्रार्थना करूँगा कि प्रदूषण ना फैले, उसके लिए जो अपनी तरफ से जो भी अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में रहने का अलग ही आनंद रहता है, बीमारियां कम होती हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से हरियाणा का राजस्व रिकॉर्ड अगले महीने की 15 तारीख तक डिजिटल हो जाएगा। राजस्व विभाग के पास 1870 से भी पुराने दस्तावेजों की भरमार है। प्रदेश सरकार राजस्व रिकॉर्ड को डिजिटल करने की तरफ तेजी से बढ़ रही है। ये काम वित्त आयुक्त संजीव कौशल की देखरेख में किया जा रहा है, जिससे राजस्व रिकॉर्ड डिजिटल होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। तो 15 नवंबर से ये शुरू होगा राजस्व रिकॉर्ड रूम का काम और डिजिटल होने से जमीनी झगड़े खत्म होंगे। 100 वर्ष पुराना 97% रिकॉर्ड कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और 17.5 करोड़ से ज्यादा दस्तावेज अपलोड किए हैं। पुराने विवादों को हल करने में भी इससे मदद मिलेगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य सरकार ने 77 नई पुलिस चौकियों को सृजित करने की मंजूरी प्रदान की है।
जिसके तहत 70 अस्थायी पुलिस चौकियों को स्थायी पुलिस चौकी के रूप में और 7 नई पुलिस चौकियों को राज्य के कई जिलों में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इन पुलिस चौकियों के संचालन और कार्यान्वयन के लिए 1232 पदों की भी मंजूरी दी गई है। अनिल विज ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हुआ है और जब से राज्य में डायल 112 की शुरुआत हुई है, 600 गाड़ियां हर वक्त लोगों की सुरक्षा के लिए फील्ड में तैनात हैं और लोगों का कानून व्यवस्था पर विश्वास बढ़ा है। उन्होंने कहा कि अब लोगों को लगता है कि पुलिस हर पल उनके साथ है। इससे क्राइम पर भी बहुत नियंत्रण हुआ है। उन्होंने कहा कि अब इन पुलिस चौकियों की स्थापना से लोगों को और बेहतर पुलिस सेवा प्रदान होगी। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया, जिससे प्रदेश के लाखों किसानों को फायदा होगा। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से सरकारी एजेंसियां और प्राइवेट बीज उत्पादक भी जुड़ेंगे, जो पारदर्शी तरीके से किसानों को उत्तम बीज मुहैया कराएंगे, जिससे फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी, जो कि किसानों की आय दोगुनी करने में भी एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। आपको बता दें कि हरियाणा में लगभग 30-35 लाख क्विंटल गेहूं और अन्य फसलों का प्रमाणित बीज तैयार किया जाता है, जिसको लेकर पिछले कई दशकों से किसान मांग कर रहे थे कि प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यह फैसला लिया कि बीज की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसा बीज पोर्टल तैयार किया जाए जिससे किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज मिल सके। वहीं हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सुशासन सहयोगियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भूटान देश में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स चलता है। इसके आधार पर वहां की जनता में खुशी है, इसलिए प्रदेश में हैप्पीनेस इंडेक्स का पैमाना बढ़ाने के लिए बेहतर कार्य करें ताकि हर नागरिक का जीवन खुशहाल और सुखमय बने और वो आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर आगे बढ़ें और उनका लाभ अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज में समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी संभव है। सरकार ने विवादों का समाधान कार्यक्रम चलाया है, गांवों को लाल डोरा मुक्त करने और हर व्यक्ति को मालिक बनाने के लिए स्वामित्व योजना चलाई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भूमि के कई शेयर होल्डर हो गए हैं, इसके लिए नई राजस्व चकबंदी की आवश्यकता हो गई है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जमीन का खसरा और किला नंबर आसानी से याद रह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का विकास करने के लिए ग्राम दर्शन पोर्टल बनाया गया है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति गांव के विकास से संबंधित मांग कर सकता है। उनकी मांग को वार्ड सदस्य, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, विधायक एवं सांसद में से कोई एक सिफारिश करेगा और उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी तरह नागरिकों की ऑनलाइन सूचना एवं सेवाओं के लिए जन सहायक ऐप बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च स्तर की शिक्षा के लिए मॉडल संस्कृति स्कूल, प्राइमरी स्कूल शिक्षा के लिए प्ले वे स्कूल और आदर्श स्कूल बनाए गए हैं। इसके अलावा गरीब मेधावी विद्यार्थियों को जेईई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सुपर 100 कार्यक्रम में शिक्षा दिलाई जा रही है। वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने जनता टीवी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में यूपीएससी के चयनित युवाओं समेत आईआईटी, जेईई एडवांस में सुपर 100 से चुने गए 28 युवाओं को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कई और जरूरी जानकारी दी। मेरे साथ स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह है। सर, ये सुपर 100 एक शुरुआत इस तरह की हुई कि आपने जिस तरह से बताया कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे और गरीब परिवारों के बच्चे जो हैं जिनमें हुनर है और हुनर को तलाशने का आप लोगों ने, आपके महकमे ने काम शुरू किया और अब ये सुपर 100 के तौर पर जो है वो प्रदेश की जनता के सामने है, प्रदेश के लोगों के सामने है। आप क्या मानते हैं सर कि इस तरीके से जो आपने ये शुरुआत की है, इससे जो बहुत गरीब युवा है और टैलेंट है वो उनको आगे आने का एक मंच दिया गया है सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से? इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि मैं आपको बता दूं। आपके बिहार में सुपर 30 के नाम से एक प्रोग्राम चालू होता था। उसी तर्ज पर हमने ये देखा कि हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाले, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनमें हुनर है, कौशल है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा तराशने की ज़रूरत है, उन्हें एक अच्छी दिशा निर्देश देने की ज़रूरत है। साधन संपन्न नहीं है लेकिन हुनर है, उसमें
उसमें कौशल है, उसमें टैलेंट है, अगर उस टैलेंट को थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए तो ये बच्चे भी आगे निकल सकते हैं। मैं इसी संदर्भ में एक अपना व्यक्तिगत अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। 2010 में मेरा बेटा IIT का जो है ना उसमें उसका चयन हुआ और उसने रुड़की में अपना जो है ना ये BTech की परीक्षा वहाँ पे उन्होंने उत्तीर्ण की। सही मायने में अगर मैं देखूं तो पिछली बार CM साहब के सामने भी ये मैंने बात कही थी, पिछली बार जब 23 बच्चे IIT में गए, सरकारी स्कूलों से संबंध रखने वाले बच्चे जो आगे बढ़ के निकल के आ रहे हैं, तो निसंदेह 2010 में जो मेरे बेटे का IIT में सिलेक्शन हुआ था उसमें जितना हर्ष मुझे था उससे कई गुना पिछली बार हुआ और इस बार उसमें और वृद्धि हुई कि मैं एक साधन संपन्न परिवार से संबंध रख के अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अभिभावक होने हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।